दोस्तों नमस्कार। आजकल मैं बात कर रहा हूँ पाताल लोक सीजन 2 वेब सीरीज की। लास्ट एपिसोड में हमने देखा हाथीराम अपने बेटे का बर्थडे मनाने के लिए दिल्ली वापस आ जाता है और तभी अंसारी को एक अननोन कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि रोज इस एड्रेस पर छुपी हुई है। अंसारी वहाँ जाता है और रोज को अरेस्ट करके अपने साथ ले आता है। तभी एक शूटर स्नाइपर गन से अंसारी को शूट कर देता है और अंसारी वहीं मारा जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत पास्ट से होती है। हम देखते हैं आज अंसारी का पहला दिन होता है और वो हाथीराम से मिलता है और वहीं एसएचओ विरक भी आता है। वो हाथीराम को बोलता है कि अंसारी तुम्हारे अंडर ही ट्रेनिंग लेगा। तो हाथीराम बोलता है ठीक है सर, मैं चाहूंगा कि कभी भी मेरे जैसा ना बने। अब सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं एसपी मेघना अपने टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंच चुकी होती है और अपने सीनियर को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि हमें अंसारी की डेड बॉडी मिली है लेकिन हमें रोज नहीं मिली। तो उसका सीनियर बोलता है आजकल के लड़कों को हीरो बनने का शौक है, अकेले ही निकल जाते हैं क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। तो मेघना बोलती है नहीं सर, उसने मुझे 2 बार कॉल किया था लेकिन मैंने फोन ही नहीं पिक किया। तो मेघना का सीनियर बोलता है ये बातें किसी से मत बोलना और ऐसा समझो कि अंसारी ने तुम्हें कॉल ही नहीं किया था। और वहीं दूसरी तरफ हम डेनियल को देखते हैं जो जंगल में रोज की डेड बॉडी को ढूंढता है लेकिन वहाँ रोज की डेड बॉडी नहीं मिलती। और वहीं अब अंसारी की डेड बॉडी नागालैंड से दिल्ली भेज दी जाती है और उसे रिसीव करने के लिए हाथीराम अपनी टीम के साथ जाता है। अब हाथीराम अंसारी की डेड बॉडी देखकर इमोशनल हो जाता है और सोचने लगता है कि अभी कुछ दिनों की बात है वो और अंसारी बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और साथ में काम भी कर रहे थे और अब आज अंसारी इस दुनिया में नहीं है। वहीं उन्हें बताया जाता है कि बॉडी अब डिकम्पोज होने लगी है और जल्द ही इसका अंतिम संस्कार करना होगा। लेकिन यहाँ अंसारी की फैमिली का कोई नहीं होता तो डिपार्टमेंट के लोग डिसाइड करते हैं वही उसके फैमिली है और वही उसका अब अंतिम संस्कार करेंगे। अब जब वो लोग अंसारी की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखते हैं तभी वहाँ अंसारी का फ्रेंड उजैर भी आ जाता है। वो भी उन लोगों के साथ एम्बुलेंस में बैठता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन हाथीराम को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। तो इंक्वायरी करने वाले लोग हाथीराम को बताते हैं कि देखो आप और अंसारी वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। अंसारी को जब एक ट्रिप मिली और अंसारी को एक कॉल आया और कॉल में किसी ने उसे बताया कि रोज यहाँ छिपी हुई है और अंसारी डिपार्टमेंट में किसी को इन्फॉर्म किए बिना ही वहाँ पहुँच गए। गोलीबारी हुई और रूबेन थॉम ने अंसारी को मार दिया। तो हाथीराम बोलता है सर कुछ गलतफहमी है, अंसारी सर तो नियमों के काफी पक्के थे। अब वो ऑफिसर हाथीराम से उल्टे सवाल करने लगते हैं। वो पूछते हैं कि तुम बिना डीएसपी सर को इन्फॉर्म किए दिल्ली कैसे आ गए। तो हाथीराम बोलता है मुझे अंसारी सर ने परमिशन दिया था। तो ऑफिसर बोलता है अंसारी सर तो अब इस दुनिया में है नहीं कि वो बता सके उन्होंने तुम्हें परमिट किया था या नहीं किया था। और दूसरी बात बताओ तुम्हें रेड्डी के होटल में जाकर हंगामा करने की परमिशन किसने दी, वो भी अंसारी ने। तो उनमें से एक बोलता है देखो नागालैंड काफी सेंसिटिव स्टेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है वहाँ इन्वेस्टमेंट करे ताकि वहाँ के लोगों का विश्वास जीत सके और तुम और अंसारी जो रायता फैला कर आए हो इसे कौन समेटेगा। अब वो लोग हाथीराम को फोर्स करते हैं कि सारा इल्जाम अंसारी पर डाल दे और होता भी यही है और हाथीराम मजबूरीवश सारे इल्जाम अंसारी पर डालकर वहाँ से चला जाता है। और वहीं न्यूज पर दिखाया जाता है कि रूबेन के नाम से वारंट इशू हो गया है। रूबेन अपनी माँ को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने उस ऑफिसर को नहीं मारा है। अब पूरे नागालैंड की पुलिस रूबेन को ढूंढ रही थी और रूबेन को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया था। तो रूबेन डिसाइड करता है कि वो अब अंडरग्राउंड हो जाएगा। तभी उसके पास रेड्डी का कॉल आता है। रेड्डी उसको बोलता है कि तुम सरेंडर कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो रूबेन बोलता है क्या तुम मुझे इडियट समझते हो, मेरे सरेंडर करने के बाद तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लोगे। अब सीन शिफ्ट होता है। अब हम हाथीराम चौधरी को देखते हैं जो अपने थाने पहुंचता है। तो उसका एसएचओ बोलता है कि मेरे पास डीएसपी सर का कॉल आया था तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। एसएचओ हाथीराम से बोलता है कि हाथीराम हम सब डिपार्टमेंट के कुत्ते हैं, हमारी वफादारी डिपार्टमेंट के प्रति हो सकती है लेकिन एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के प्रति वफादार कभी नहीं हो सकता। अब हाथीराम को अंसारी के फ्रेंड उजैर का कॉल आता है। वो उससे मिलने जाता है तो उजैर हाथीराम को एक बिस्की की बोतल देता है और बताता है कि अंसारी ने बोला था इसे नागालैंड भेजने को, उसने बिस्की आपके लिए ऑर्डर किया था। तो हाथीराम वो बिस्की लेने से मना कर देता है। वो बोलता है इतनी महंगी बिस्की मुझे डाइजेस्ट नहीं होगी। फिर उजैर हाथीराम से पूछता है कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। तो हाथीराम बोलता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि मैंने उस पेपर
पे साइन कर दिया जिस पे लिखा था कि सारी गलती अंसारी की थी। लेकिन उजैर फिर भी उसे बोलता है ये बोतल आप रख लो। तो अंसारी वो बिस्की की बोतल लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जब हाथीराम अपने घर पहुँचता है तो उसका साला उसको बोलता है कि जीजा आप नौकरी छोड़ दो, मैं दोबारा उस सेठ से बात कर लूंगा जो आपको 1.5 लाख रुपए सैलरी देने को तैयार है। तो हाथीराम अपने साले को घर से बाहर निकाल देता है और फिर हाथीराम अपनी वाइफ पर चिल्लाता है। वो बोलता है अगर तू सिद्धार्थ के बर्थडे के लिए मुझे यहाँ नहीं बुलाती तो आज अंसारी जिंदा होता। अब हाथीराम और उसकी वाइफ के बीच में कहासुनी हो जाती है और उसकी वाइफ भी चिल्लाती है कि मेरा एक ही बेटा है और उसका 18वां जन्मदिन था। लेकिन हाथीराम अपने को ही दोषी मान रहा था। अब अगली सुबह हम देखते हैं हाथीराम यमुना के घाट पर बैठा होता है। तभी उसे मिलने इंस्पेक्टर सतबीर आता है और उसके हाथ में ध्रुव मलिक के मोबाइल फोन के कॉल लोकेशन की डिटेल होती है। लेकिन जब सतबीर वो पेपर हाथीराम को देता है तो हाथीराम बोलता है अब इसकी क्या जरूरत है, केस तो बंद हो चुका है। तो सतबीर बोलता है मुझे ऐसा लगता था कम से कम तुम्हें तो इस बात की फिक्र होगी कि इंसाफ नहीं मिला। अब सतबीर वहाँ से चला जाता है तो हाथीराम उस पेपर को खोलकर उस पर नजर डालता है तो देखता है कि ध्रुव का फोन उस रात जब थॉम का मर्डर हुआ था तो उसी एरिया में एक्टिव था। अब हाथीराम उस एरिया में जाकर चेक करता है तो जहाँ वो लोकेशन था वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। तो हाथीराम उस सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलता है और उस रात की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो देखता है कि ध्रुव मलिक अपने कार से आता है और उसके साथ रोज भी होती है और ध्रुव मलिक काफी देर तक वहीं अपने कार में रोज का इंतजार करता है और फिर चला जाता है। अब हाथीराम विरक को कॉल करता है। अब विरक और हाथीराम दोनों अब ध्रुव मलिक के घर जाते हैं। आज ध्रुव मलिक के घर पर उसका प्री वेडिंग फंक्शन चल रहा था तो उसके सिक्योरिटी गार्ड हाथीराम को अंदर नहीं जाने देते। तो हाथीराम एक सिक्योरिटी गार्ड की बुरी तरह पिटाई करता है। उसको देखकर बाकी सब हट जाते हैं। ध्रुव हाथीराम को देखकर भागने लगता है। हाथीराम दौड़ाकर उसे पकड़ लेता है तो ध्रुव बोलता है मैं तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। तो हाथीराम अपना पुराना डायलॉग बोलता है कि तेरा फूफा तो पहले से ही सस्पेंड है। अब हाथीराम ध्रुव को पकड़कर पहले तो 2-3 थप्पड़ मारता है और फिर वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और पूछता है कि उस दिन तू बोल रहा था कि जिस दिन थॉम का मर्डर हुआ उस समय तू नोएडा में था अपने घर पर और सत्यनारायण की पूजा कर रहा था, ये है तेरी पूजा। अब हाथीराम और ध्रुव एक कमरे में जाते हैं तो ध्रुव बताता है कि रघु पासवान को हमारे वहाँ नौकरी पर रोज ने ही लगाया था। बाद में मुझे पता चला कि रघु हर महीने 50,000 रुपए दीमापुर से रोज के लिए लाता है और जब मैंने रोज से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि नागालैंड में उसका और थॉम का चक्कर था और इसीलिए थॉम उसे हर महीने 50,000 रुपए देता है। और फिर उसने बताया कि उसका और थॉम का एक बच्चा भी है लेकिन इसके बारे में थॉम को कुछ नहीं पता। लेकिन कभी मैं थॉम से मिला नहीं, बस मैं उसका नाम जानता था क्योंकि मेरा सप्लायर मैक्स रिजू भी उसी के लिए काम करता था। ध्रुव बोलता है कि सर मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा लगा था और मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने रोज से बोला कि तुम थॉम को ब्लैकमेल करो और उससे 2 करोड़ रुपए मांगो और थॉम वो पैसे देने के लिए राजी भी हो गया। उस रात मैं रोज को लेकर नागालैंड सदन के बाहर गया। रोज को अंदर जाना था और पैसे लेके बाहर आना था लेकिन मैं बहुत देर तक वहाँ बैठकर उसका इंतजार करता रहा लेकिन वो आई नहीं। मैंने उसे कई बार कॉल भी किया लेकिन उसने मेरा फोन नहीं पिक किया। ध्रुव हाथीराम के सामने गिड़गिड़ाता है कि उसकी शादी ना टूटे इसलिए बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अब हाथीराम और विरक वहाँ से चले जाते हैं और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस वालों को रोज मिल जाती है। अभी वो जिंदा थी लेकिन उसकी हालत बहुत ही सीरियस थी। अब मेघना हाथीराम को कॉल करके बताती है कि रोज हमें मिल गई है लेकिन उसकी हालत काफी सीरियस है और मेघना हाथीराम को ये भी बताती है कि उस दिन अंसारी ने उसको 2 बार कॉल किया था लेकिन उसने उसका कॉल पिक नहीं किया। तो हाथीराम बोलता है मैंने भी नहीं पिक किया। अब हाथीराम अपने घर जाता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि देख तू जानती है मैं कभी झूठ नहीं बोलता लेकिन अंसारी के लिए उन सब लोगों ने मिलकर मुझसे लिखवा लिया कि सारी गलती अंसारी की है और ये झूठ का बोझ मेरे दिल पर बहुत भारी है और जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेता तब तक मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। अब हाथीराम अपना बैग पैक करता है और दोबारा वो नागालैंड के लिए निकलता है और जब वो रास्ते में टैक्सी में बैठा होता है अंसारी का मंगाया हुआ वो बिस्की खोलता है और उसे पीने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।